हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ हैलोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ हैलोजेंस, देखिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता तो नहीं है, बट ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था जिनॉन जिनॉन के कंपाउंड्स के बारे में। और देखिए उधर और भी तो और भी एलिमेंट्स थे, जैसे हीलियम था, नियॉन था, आर्गॉन था, क्रिप्टॉन था, जिनॉन, तो उसके साथ बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ लिए। ये सब कुछ आपने पढ़ तो लिया, बट भाई इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ना पता लगी। आपकी डेली लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। देखिए सब्जेक्ट को पढ़ने का मज़ा तभी आता है ना, अगर आप लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता हो कि हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना। सही बात है कि नहीं है भाई? बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट को पढ़ने का मज़ा तभी है अगर आप लोग उसको डेली लाइफ से कोरिलेट कर पाओ। तो भाई इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आप लोगों को मैं चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो टारगेट मैंने बोला था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म होने में लगते हैं 2 मंथ्स। ओके, 2 मंथ्स लगते हैं। देन हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ था 19 मई को, ठीक है ना, मई को। देन ये आपका सिलेबस आई थिंक 19 मई है ना। देन 19 जुलाई तक आई थिंक ख़त्म हो सकता है। जुलाई अगर नहीं वो हुआ तो जुलाई एंडिंग तक तो ख़त्म हो ही जाएगा, मतलब 4 यूनिट्स आपके ख़त्म हो जाने हैं। 4 यूनिट्स आपके ख़त्म हो जाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इसके जो ये वाला चैप्टर है, इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बचे हुए हैं, जैसे कि आपका N2 बचा हुआ है, O2 बचा हुआ है, नाइट्रिक एसिड बचा हुआ है, अमोनिया बचा हुआ है, ओजोन बचा हुआ है, Cl2 बचा हुआ है, एंड HCl बचा हुआ है। भाई ये वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल मानी जाती है। क्यों? बिकॉज इनमें यार बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। तो अगर इन रिएक्शंस को आपने अच्छे से कर लिया, देन यू विल बी लविंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक तो क्या सीन था? अभी तक ये था कि आपका जो था वो कंसेप्चुअल ज़्यादा पोर्शन था, कंसेप्चुअल पोर्शन ज़्यादा था। बट ये जो टॉपिक देखिए मैं एक साथ करवा रहा हूँ, ये पहले अगर आपका जैसे ग्रुप 15 था तो उधर आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना था। दैन ग्रुप 16 था, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना था, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना था, H2SO4। बट ये मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यार इसमें कुछ रिएक्शंस है। तो रिएक्शंस मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिएक्शंस वाला जो पोर्शन है वो एक साथ ही लर्न कर लो। रिएक्शंस वाला पोर्शन अगर आपने एक साथ लर्न कर लिया, देन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाना है पढ़ना, ठीक है ना। अभी देखिए कंसेप्चुअल पोर्शन हमने सारा का सारा कर लिया हुआ है, कंसेप्चुअल पोर्शन वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये वाले हैं वही, इसमें है रिएक्शंस, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी केमिस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही बोझ समझने लग पड़ते। तो मैं आपको एक साथ करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जो जो मैं करवाऊंगा उसको अच्छे से नोट करते जाइएगा और आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए इस चैप्टर को मैंने बोला था कि पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि कोई 10-15 दिन लग सकते हैं। तो आई थिंक एक वीक लग सकता है, एक वीक या फिर कोई 10 दिन तक, ठीक है ना। बिकॉज 10 दिन इसलिए लगेंगे बिकॉज जो अगला हमारा चैप्टर है वो वाला भी हमने थोड़ा बहुत इधर कवर कर लेना है। बिकॉज उसके 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे K2Cr2O7, जो कि सवाल में पेपरों में हमेशा पूछा जाता है। K2Cr2O7, KMnO4, ये होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ना है, ठीक है ना। ये इधर से ही सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि जो बंदा कंसिस्टेंटली पिछले वीक से अगर लेक्चर्स वॉच करता जाएगा, देन उसके लिए बहुत ही आसान हो जाना। बिकॉज जो 5 नंबर का सवाल है वो इधर से ही आना है, ठीक है ना। तो अभी जो आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जो एक्सेप्ट जो आज का टॉपिक होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बस ये थोड़ी बातें हो गई हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो अभी हम बात करते सीधा हमारा चर्चा स्टार्ट हो जाती है। देखिए अभी हम करते हैं यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस में फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ हीलियम। भाई हीलियम के क्या यूजेस हैं? हीलियम के क्या यूजेस हैं? हीलियम क्या होता है? सबसे ऊपर है ना, देखिए ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है। देन इधर हीलियम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना, 2 है। एटॉमिक नंबर इसका 2 है।
एटॉमिक नंबर इसका 2 है। पहले एक किसका है, हाइड्रोजन का, 2 किसका है, हीलियम का। तो भाई देखिए ये सबसे ऊपर है भाई, सबसे ऊपर है। इसका जो मास होगा सबसे, देखिए एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, इसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स भी नहीं होंगे, प्रोटॉन्स भी नहीं होंगे। तो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लाइट गैस है, लाइट है, लाइट है। ओके, ये वाली चीज़ तो पता लग गई। बिकॉज जो चीज़ भाई जिसका देखिए सबसे ऊपर है, ऊपर है, इसके ऊपर होने का मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले हाइड्रोजन, ये भी तो बहुत ज़्यादा लाइट है। देन देखिए हीलियम, मतलब हीलियम से भी ज़्यादा लाइट होगी हाइड्रोजन, बिकॉज जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, आपको ये चीज़ तो पता है ना कि मास बढ़ता जाता है। बिकॉज जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उसके साथ प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में चीज़ें ऐड हो रहा होंगे। जैसे एक था, जैसे हाइड्रोजन था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। तो अभी देखिए मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो इधर क्या प्रोटॉन था ना, प्रोटॉन की वजह से मास था इसका। तो वैसे ही हीलियम है भाई, हीलियम का भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे। तो भाई पहले एक प्रोटॉन था, अभी 2 प्रोटॉन हो गए, तो आपको नहीं लगता कि मास बढ़ गया होगा, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन जो नीचे नीचे होंगे तो उनका और भी ज़्यादा मास, बड़ा बड़ा मास होता जाएगा। तो भाई इतनी चीज़ समझ लीजिए कि हीलियम क्या है, कि लाइट गैस है, लाइट है और गैस है। बिकॉज देखिए जो ये नोबल गैसेस है ना, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। देखिए इधर क्या है, जो हीलियम है सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर है। इधर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें कौन सी थी, इसमें कौन सी होती थी, इसमें फोर्सेस कौन सी होती थी, इसमें फोर्सेस होती थी वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या हो गया, इतनी चीज़ समझ लीजिए। तो ये क्या गैस हो गया, लाइट है और गैस है, बिकॉज ये सबसे ऊपर है ना, और जिसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी और सबसे कम होंगी वीक। देखिए नीचे की तरफ मास बढ़ता जाएगा तो वो क्या होता है, बढ़ती जाएंगी ना, मास बढ़ता जाएगा और क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा कि चीज़ें आपकी सॉलिड बनते जाएंगी। तो अभी देखिए हीलियम क्या है, एक लाइट गैस है। इतनी चीज़ आई थिंक आप लोगों को पता लग गई। और लाइट गैस है, और क्या है, गैस है और लाइट है। और क्या है, जैसे अभी देखिए नॉन इनफ्लेमेबल है, नॉन इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, मतलब इसको आग नहीं लगती है। हाइड्रोजन तो आपको पता है फटाफट आग पकड़ लेता है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, तो फटाफट ये भाई आग पकड़ लेता है। जैसे मैंने बोला था 9th 10th में आपने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसका नाम क्या था, जिसमें आपने इधर निकल रहे थे हाइड्रोजन गैस निकली थी, तो आपने उधर शायद आग लगाई थी, तो उधर पॉप साउंड आया था, पॉप साउंड, ठीक है ना, पॉप पॉप करके साउंड आया था। तो वो वाली चीज़ हो गई। उधर से आपको पता था हाइड्रोजन गैस निकल गई, उससे क्या पता लगा कि वो क्या फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ हो गई, ये क्या हीलियम क्या है, लाइट है, लाइट गैस है और क्या नॉन इनफ्लेमेबल है। तो इसलिए आप क्या करते हो, इसलिए आप क्या करते हो, देखिए एक वेदर बैलून्स होते हैं, वेदर बैलून्स ऐसे ऐसे होते हैं, सॉरी अच्छे से नहीं डला, वैसे डलेगा नहीं अच्छे से, ये कुछ ऐसे ऐसे, ये इस तरीके के बैलून होते हैं, इस तरीके के कोई बैलून होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का बैलून होता है। तो इसमें क्या भरी, इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। तो अभी देखिए जब हीलियम गैस भरी जाती है तो उससे क्या हो जाता है कि हीलियम आपको पता है लाइट गैस है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पता है आपको थोड़ी हैवी होगी, है ना। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखिए ये क्या होगी, कंपैरेटिवली क्या होगी, हैवियर होगी ना हीलियम के कंपैरिजन में, हीलियम के कंपैरिजन में ये गैसेस क्या होंगी, हैवी होंगी। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर आप इसमें हीलियम गैस भर जाओगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये लाइट है भाई, ऊपर की तरफ क्या होने लग पड़ेगी, उड़ने लग पड़ेगी। तो ये वाले आप जब इसमें हीलियम गैस भर देते हो, इस वेदर बैलून्स में, इसमें इस बैलून में आप भर देते हो, तो हीलियम गैस क्या करनी पड़ती है, उड़ने लग पड़ती है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ने लग पड़ती है। तो आपको पता है ऊपर क्या होता है, बादल होते हैं, बादल होते हैं ना। तो अगर आपको वेदर फोरकास्ट करना हो, आपको ऊपर क्या होते हैं, बादल होते हैं, ओके, ऊपर क्या होते हैं, वो होते हैं बादल होते हैं। तो बादल होते हैं तो उनके पास ये वेदर बैलून्स चले जाएंगे, तो ये वाले बैलून्स हैं तो ये क्लाउड्स के पास जाएंगे, ठीक है ना। और उधर क्लाउड्स के पूरा सिस्टम बताएंगे कि हाँ भाई ये नीचे बरस सकते हैं कि नहीं बरस सकते हैं। तो ये वाला एक क्या, एक वेदर फोरकास्ट करने का आपका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है हीलियम को, ठीक है ना, मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस
मेट्रोलॉजिकल पल्सेस मतलब वेदर बैलून्स में आप हीलियम गैस को भर देते हो और वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और आपको पता है ऊपर क्या होते हैं, बादल होते हैं, तो उनका वेदर फोरकास्ट करने में हेल्प, वेदर फोरकास्ट मतलब वेदर को जानने के लिए हेल्प करते हैं। ये कौन से, ये वाले वेदर बैलून्स, और ये वाले इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज हीलियम कैन बी यूज्ड फॉर द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये वाली चीज़ समझ आ गई भाई? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो कि ये वाली चीज़ समझ आ गई, और ये चीज़ आप लोगों को पहले पता थी कि नहीं पता थी, भाई जल्दी से बता दीजिए, बिकॉज ये देखिए अभी ये आपका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस पता होना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप जब आप किसी स्टूडेंट के साथ चर्चा करोगे तो चर्चा में आप भाग ले सकते हो, आप बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो इधर ये चीज़ यहाँ पे लग रही है, तो मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, चीज़ें पता लग रही हैं, ये चीज़ आप लोगों को पहले पता थी कि नहीं पता थी, भाई जल्दी से बोल दीजिए। यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेदर बैलून्स का यूज़ करा जाता है जैसे जिसमें हीलियम गैस भरी जाती है किसको, वेदर मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी देखिए मेरे को चीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ आप लोगों को पता थी कि नहीं पता थी भाई। ओके, देन देखिए लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम आपको पता है लिक्विड हीलियम कैसे बनता है? लिक्विड हीलियम कैसे बनेगा? पहले भाई हीलियम तो क्या है भाई, गैस है, उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा, तो आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन, भाई मेरे को खुद बताओ 4.2 केल्विन अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड बन जाएगा। हीलियम क्या, जो गैस है वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो अभी एक चीज़ देखिए 4.2 केल्विन कितना होगा, -269 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है ना, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ मैं, 269 डिग्री सेल्सियस, बट कौन सा, माइनस वाला। तो खुद बताओ ये टेम्परेचर क्या होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा ना भाई। मेरे को एक चीज़ बताइए कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा ना, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा ना, इतनी चीज़ तो पता लग गई। तो लिक्विड हीलियम से आपको एक चीज़ पता लग गई, ये क्या होगा, थोड़ा कूल होगा, कूल। ओके, कूल, ओके कूल होगा, बिकॉज भाई टेम्परेचर देखिए कितना है, लिक्विड हीलियम जब खुद बनाना है तो कोई लिक्विड हीलियम होगा, समझो ये लिक्विड हीलियम है तो ये बहुत ज़्यादा कूल होगा, बिकॉज जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उधर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होने हैं, बहुत पास होने हैं, तो वो क्या होता है ना, टेम्परेचर क्या होना, बहुत कूल होना टेम्परेचर, ठीक है ना, जब उस टाइम जो टेम्परेचर होगा। तो अभी देखिए एक होता है क्रायोजेनिक प्रोसेस, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे करने पड़ते हैं, ठीक है ना, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, लो हो, उसको आप क्या बोलते हो, जब भी आई थिंक -150 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अगर आप माइनस, बट ये देखिए माइनस की कहानी है, -150 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो ना, उसको आप बोलते हो क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे आपने उधर सुना होगा क्रायोजेनिक सिलेंडर, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए जो अभी आपकी वैक्सीन लग रही है, ठीक है ना, कोविड-19 वाली, तो उसको भी, उस वैक्सीन को भी आप स्टोर करके रखते हो इन द मतलब एक बहुत ही कम टेम्परेचर में। तो आई थिंक उधर कुछ यूज़ होता होगा, इसका तो आई थिंक यूज़ नहीं होता लिक्विड हीलियम का, कोई और चीज़ होगा, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ हो सकता है, बिकॉज आपको पता है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा कम ही है ना, कम ही है ना, कम ही है। तो अभी देखिए दैट्स वाई क्रायोजेनिक एजेंट अगर बनाना हो, मतलब क्रायोजेनिक का आपने वर्ड क्या समझना है, मतलब क्या समझना है, -150 डिग्री सेल्सियस अगर आपको कम टेम्परेचर अगर देना हो तो उसको क्या बोलते हो आप, क्रायोजेनिक। तो अभी देखिए कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जो कि आपको लो टेम्परेचर पे करने होते हैं। तो अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप लिक्विड हीलियम का यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए आप बोलोगे लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट क्यों करने हैं, भाई देखिए जब आपने उसको टेम्परेचर दे दिया तो आपको पता है जब आप टेम्परेचर किसी चीज़ को दे देते हो तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, उसमें एक थर्मल एनर्जी आ जाती है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, जब आप लोग किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करने लग पड़ते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव करना लग पड़ते हैं, मूव, जब मॉलिक्यूल्स मूव करने लग पड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, तो मोशन हो जाती है, मोशन हो जाती है, तो आप मतलब अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपने देखिए एक रोक दिया मॉलिक्यूल्स को, देखिए इतना कम टेम्परेचर दिया तो आपने उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, रोक दिया। जब मॉलिक्यूल्स को आप लोगों ने रोक दिया देन आप लोग अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे आप जब फ्रिज एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में देखिए बर्फ़ होती है, पहले देखिए बर्फ़ होती है ना, सॉरी पानी होता है,
पानी देखिए उस मॉलिक्यूल्स के मूव कर रहे होते हैं, देखो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, देखो पानी को आप नीचे फेंक सकते हो, वो आगे आगे की तरफ फ्लो करने लग पड़ेगा। अभी देखिए जब आपका सॉलिड बन जाता है, वो सेट हो जाता है ना, उधर मॉलिक्यूल्स क्या होता है अपनी अपनी पोजीशंस पे क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि जब आप क्रायोजेनिक टेम्परेचर देते हो तो उसके लिए लिक्विड हीलियम यूज़ होता है, ठीक है ना, और उधर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, उनकी मोशन क्या हो जाती है, रुक सी जाती है। ओके, तो बस ये वाली चीज़ कहने का मतलब ये है कि लिक्विड हीलियम का यूज़ होता है एज ए क्रायोजेनिक एजेंट, एज अ क्रायोजेनिक एजेंट, मतलब लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें करने होते हैं जो कि लो टेम्परेचर में करने होते हैं, तो उधर इन चीज़ों का यूज़ होता है लिक्विड हीलियम का। भाई बताइए एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, भाई जल्दी से बोल दीजिए, बिकॉज अगर बताओगे तभी तो पता लगेगा। भाई जल्दी से बोल दीजिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए। अगर ये चीज़ अगर आप लोगों को क्लियर हो गई, देन देखिए एक और चीज़ देखिए। अभी देखिए आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके यूजेस आई थिंक करवाने चाहिए, ठीक है ना, बट टीचर्स इतना करवाते नहीं हैं इसके। भाई देखिए टीचर्स इसलिए नहीं करवाते हैं बिकॉज समय लगता है, समय लगता है भाई, जिस चीज़ के लिए समय लगता है तो भाई फिर देखिए उनका मोटिव होता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। बट बेटा हमारे पास हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम भाई सब्जेक्ट को सीखते हैं, ठीक है ना, हमारा मकसद है सब्जेक्ट को सीखना, हमारा ये मकसद नहीं है सिलेबस को कंप्लीट करना। तो अभी देखिए अगर आपको पता लगा होगा कि हम अपनी पेस से चलते हैं, ठीक है ना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कितना कर ले, हमें बस ये इस चीज़ से मतलब है कि हमें कंसेप्ट हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, हमें चीज़ें कोरिलेट, हमें सब्जेक्ट को सीखना है भाई। एक बार ये तो बता दोगे ना किसी को कि हाँ भाई हमने ये सब्जेक्ट को सीखा है, हमने ये चीज़ सीखी हुई है, अपने घर वालों को ही बताओगे कि ऐसा ऐसा होता है, आप उनको पूछोगे आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट कैसे होता है, तो आपने देखो उनको बताइए कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो तभी तो भाई आपको पता लगेगा, कि आपके घर वालों को भी पता लगेगा ना कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए क्या हो गया, देन एक और चीज़ हम देखते हैं कि अभी देखिए हीलियम है क्या नोबल गैस भाई, हीलियम क्या हो गई, नोबल गैस है। तो आपको पता है केमिकली ये क्या होते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये केमिकल रिएक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे, बट कौन से लास्ट में जिनोन वाले, बिकॉज उसकी आयोनाइजेशन जो एनर्जी थी वो किसके बराबर थी, ऑक्सीजन के बराबर थी। ये चीज़ उसको पता लगेगी जो इसने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है ना, तो एक दो जो पुराना वाला लेक्चर है वो देखा होगा। तो अब भी देखिए जिनोन जो है, जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर है, ऑक्सीजन के बराबर है। तो भाई ये क्या हो गया, तो अभी देखिए ये केमिकली रिएक्टिव था, बट जो हीलियम है भाई सबसे ऊपर है, तो उससे इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना भाई आसान नहीं है भाई, ये नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी वो कर लो, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो एक होता है, मैंने आपको चीज़ बताई थी रेडियो एक्टिव, तो और ये क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, और रेडियो एक्टिव ये नहीं है। तो इससे क्या होगा भाई, इसका बस सिंपल सी कहानी है भाई, एक तो चीज़ समझ लीजिए कि क्या है, हीलियम क्या है, नॉन रिएक्टिव है और रेडियो एक्टिव भी नहीं है। तो भाई देखिए अगर नॉन रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव भी नहीं है, तो जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। तो भाई ये लास्ट में देखिए ये रेडॉन, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। जो रेडॉन होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, और रेडॉन क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। तो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, इसमें से इसका जो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो इससे एनर्जी क्या होती है, निकलती ही रहती है, एनर्जी इससे निकलती, एनर्जी इससे रिलीज होती ही रहती है, मतलब ये जो होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, तो इधर से एनर्जी निकलती ही रहती है। तो भाई देखिए ये क्या, जो हीलियम है आपको जो सबसे ऊपर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ तो आपको समझ आ गई। तो अब भी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, अभी आप बोलोगे भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, तो भाई देखिए हम बता देंगे भाई, थोड़ा बहुत बता देते हैं, ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, बिकॉज भाई लेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर इतनी चीज़ें हम एक्सप्लेन थोड़ी ना कर पाएंगे, ठीक है ना। एक आपके होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उधर क्या होता है, ये फ्यूल्स यूज़ करे जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है कि आपके ये रेडियो एक्टिव चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ें जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का फ्यूल तैयार, यूरेनियम से एनर्जी तैयार करना, यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना, ठीक है ना, और क्या हो जाना जैसे प्लूटोनियम वगैरह, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो आपने एक्टिनाइट्स में पढ़े थे जो एलिमेंट्स, उधर से क्या करना, उधर से आपके क्या करना, वो उन एलिमेंट्स को यूज़ करना, और वो ये क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, तो इधर से क्या होती है एनर्जी निकलती रहती है। अगर भाई देखिए एनर्जी अगर निकलती रहेगी तो अभी
आपको पता है हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, है ना, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज एनर्जी निकल रही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, हीट हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा जब, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर क्या करना हो आपको, क्या करना हो, तो अभी देखिए एक जगह पे क्या मतलब हीट बढ़ जाती है, एक जगह पे अगर हीट बढ़ गई तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा, अभी देखिए एक जगह पे हीट अगर बढ़ जाए तो इतना अच्छा थोड़ी ना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इधर इधर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये यूज़ होता है, ठीक है ना, हीलियम, ताकि ये हीट को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है ना, हीट ट्रांसफ़र एजेंट, हीट को क्या कर दे, बिकॉज एक जगह पे हीट रहना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उधर कुछ मतलब ज़्यादा सिस्टम सही नहीं होता। तो आपको अगर हीट ट्रांसफ़र करनी हो, ठीक है ना, फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, कुछ दूसरे पार्ट पे अगर ट्रांसफ़र करनी हो, तो इसलिए हीट ट्रांसफ़र एजेंट का भी काम करता है, कौन सा, हीट ट्रांसफ़र एजेंट, हीट ट्रांसफ़र एजेंट का भी ये काम करता है, कौन सा, ये वाला हीलियम, वही हीट ट्रांसफ़र एजेंट का, बिकॉज ये क्या है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है और रेडियो एक्टिव भी नहीं है। तो अगर इसको अगर हीट कर दिया तो भाई इसको कुछ नहीं होगा, इसको होगा कुछ, बिकॉज भाई स्टेबल है, जो चीज़ स्टेबल होती है उसको क्या होगा भाई, उसकी रिएक्शन हो ही नहीं सकती है भाई, अगर उसकी रिएक्शन हो ही नहीं सकती है तो वो क्या हो गया भाई, सिंपल सी कहानी है, अगर उसकी रिएक्शन हो ही नहीं सकती है भाई, खुद देखिए, तो उसको जो मर्जी दे दो, हीट हूट कर दो, कुछ नहीं होगा उसको, तो वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। वैसे अगर आपको, अगर किसी और एलिमेंट को अगर मैंने हीट दे दी तो भाई वो कुछ नया कंपाउंड जैसा कुछ बना सकता है, बिकॉज उससे इलेक्ट्रॉन वगैरह रिलीज हो सकते हैं, बट हीलियम में क्या ऐसा कुछ सीन नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव है, तो दैट्स वाई वो हीट ट्रांसफ़र एजेंट का काम कर सकता है, बिकॉज भाई उसको कुछ नहीं होगा भाई, वो स्टेबल है। ओके, ये वाली ऊपर चीज़ मैंने लिख दी, नॉन रिएक्टिव है और स्टेबल है, तो ये वाली चीज़ होगी। ये वाला भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, ये वाली इसकी चीज़ पता लगी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ये यूज़ होता है एज अ हीट ट्रांसफ़र एजेंट, हीट को ट्रांसफ़र करना हो तो हीट ट्रांसफ़र एजेंट का काम करता है। ओके, ये चीज़ बोलिए कि क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए कि क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अभी देखिए अगली जो चीज़ है, तो इधर एक चीज़ आपने कल पढ़ी थी, मैंने आपको क्या बोला था, जो आपका सुपर कूल्ड हीलियम बताया था मैंने आपको, है ना, उसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी थी। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 4.2 कैल्विन, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर आप कुछ 2 कैल्विन तक चले जाओगे तो उधर से क्या बनता था, सुपर फ्लूइड बनता था, सुपर फ्लूइड बनता था, है ना, जिसकी क्या थी, कंडक्टिविटी भी क्या थी, बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, है ना, भाई थी कि नहीं थी, मैंने बताया था कंडक्टिविटी भी क्या थी, ज़्यादा थी, और क्या विस्कोसिटी क्या थी, कम थी, विस्कोसिटी क्या थी, कम थी। तो अभी देखिए कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी और विस्कोसिटी कम होगी, तो भाई आपको पता है कि ये कंडक्टिविटी तो बहुत तगड़ी, बिकॉज उधर मैंने क्या बोला, वो दीवारें भी चलने लग पड़ते हैं, वो उसमें फ्लो करवाने का इतना जज्बा है कि वो वही आपको उसको रख दिया ना, वो क्या खुद दीवारें चलने लग पड़ेंगी, ऐसी ऐसी कंडक्टिविटी है। तो भाई वो कंडक्टिविटी होती ही क्या है, मूवमेंट, मूवमेंट किसकी होनी है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की जब मूवमेंट हो जाती है तो आपकी करंट फ्लो करने लग पड़ती है, और करंट जब मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग पड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही आप क्या बोलते हो, करंट बोलते हो, करंट हो गया तो मतलब वही क्या हो गई, उसकी कंडक्टिविटी हो गई। तो भाई यही चीज़ है। अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए आपने सुना होगा MRI, भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि MRI आप लोगों ने सुना है कि नहीं है, MRI, भाई देखिए तभी मैं इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए आज का लेक्चर हम इसी पे डिवोट करेंगे, ये जनरल नॉलेज का आपका टॉपिक होगा, जनरल नॉलेज, ठीक है ना, जनरल नॉलेज के सेंस से समझ लीजिए, अगर याद तो रह ही जाएगा भाई, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी तो याद तो रह ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो लिख तो एक वर्ड MRI जैसे ये वाला उधर यूज़ होता है, तो इतनी चीज़ तो आप थोड़ा बहुत याद तो कर ही लोगे, ठीक है ना, MRI, बट मैं आपको थोड़ा जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, आपको अवेयर करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी देखिए MRI, MRI बोलिए भाई MRI क्या होती है, MRI भाई सुना है कि, भाई कमेंट बॉक्स में पहले रिप्लाई करिए कि सुना है कि नहीं सुना है, भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने ये चीज़ सुनी हुई है कि नहीं सुनी हुई है, भाई जल्दी से बोल दीजिए, मैं इतनी देर तक पानी पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना, पानी पी लेता हूँ, भाई जल्दी से बोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ, जल्दी से बोल दीजिए भाई, जल्दी से बोल दीजिए।
तो भाई देखिए इसका क्या मतलब है, अभी देखिए इसका मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, IMAGING, ए लिखा हुआ है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आप बोलोगे भाई सर फुल फॉर्म्स में क्या रखा है, ठीक है ना, कहानी बताओ इसकी, ठीक है ना, कहानी बताते हैं भाई। जब आप लोगों को क्या होता है भाई, कहानी क्या है इसकी, कहानी भाई बस इतनी ही है कि जब आपको क्या होता है कि इंजरी हो जाती है, आपको पता है कभी जिस बंदे को लग जाए तो उसका MRI टेस्ट करा जाता है, हॉस्पिटल में आप जाते हो, इधर रामनगर सॉरी जो हमारी लोकेलिटी है इधर तो वो चीज़ तो होगी नहीं, ठीक है ना, MRI वाली मशीन तो है नहीं, ठीक है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे उधर अच्छी अच्छी मशीन होती है, जैसे CT स्कैन होती है, ठीक है ना, CT स्कैन होता है, MRI होती है, ये वाली तो बड़ी फेमस, आपने नाम सुना होगा CT स्कैन, इसका नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये MRI ये वाले टेस्ट डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई ये वाला टेस्ट करिए, ये वाला टेस्ट करिए, ठीक है ना। उधर से आपको क्या चीज़ें पता लगती हैं, जैसे आपको क्या हो गई, इंजरी हो गई, ठीक है ना। देखिए अभी आप अवेयर सिटीजन बन रहे हो, इंजरी हो गई तो आपको बोलना है भाई चलो भाई MRI करवा दो, कहीं अंदर कोई कुछ हो तो नहीं गया, अंदर कुछ सिस्टम खराब तो नहीं हो गया, कुछ अंदर से कोई हड्डी हुड्डी टूट तो नहीं गई, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, उससे एक्सरे से भी पता लग सकता है। बट ऐसे MRI से क्या होता है, कुछ ज़्यादा अच्छी इंजरीज, खतरनाक इंजरीज होती है, उनका भी पता लग जाता है, बिकॉज ये बहुत ही महंगा टेस्ट होता है, आई थिंक 4-5 हज़ार का ये टेस्ट होता है, ठीक है ना, 4-5, इधर हमारी लोकेलिटी में तो है ही नहीं ये टेस्ट, ठीक है ना। तो MRI इंजरी होती है, जिसको कुछ ट्यूमर होगा, ट्यूमर मीन्स कैंसर, कैंसर कुछ होगा, तो जो आपके ब्रेन में ट्यूमर होगा, ठीक है ना, ब्रेन में ट्यूमर था, ब्रेन में जैसे आई थिंक पहले युवराज सिंह जो क्रिकेटर है उसको जो ट्यूमर था ब्रेन में, तो उधर क्या होता है, जैसे ये वाले टेस्ट करे जाते हैं, MRI वाला टेस्ट करा जाता है, ठीक है ना, MRI टेस्ट यूज़ करा जाता है। तो ये वाली थोड़ी बहुत मैंने आपको चीज़ें बता दी, जैसे अगर और क्या हो गया आपको, कुछ भी हो जाए भाई, जैसे ब्रेन में इंजरी हो गई, ठीक है ना, ब्रेन में कुछ चोट लग गई, जैसे आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिरे, दिमाग फट गया, ठीक है ना, तो उधर ये वाले टेस्ट करे जाते हैं, MRI वगैरह करवाया जाता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ हो गई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये वाला टेस्ट करवाया जाता है। तो ये वाली मैंने आपको चीज़ें भी बता दी है, क्या कुछ भाई आपको क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, कुछ लग जाए, दिमाग फट जाए, दिमाग में कहीं एक्सीडेंट हो गया, लो लग गई, या फिर कैंसर कुंसर होता है, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ अगर कहीं हो जाए तो उस चीज़ को ये पता करवाने के काम आता है, बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट होता है। इधर देखिए मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इधर क्या करा जाता है भाई, हीलियम यूज़ करा जाता है। हीलियम क्यों यूज़ करा जाता है, बिकॉज आपको मैंने बताया कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत तगड़ी है, ठीक है ना, बहुत कंडक्टिविटी क्या है इसकी, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जिस चीज़ की ज़्यादा होती है तो भाई उसकी ये क्या होती है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। जिस चीज़ की कंडक्टिविटी अगर तगड़ी होगी ना उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी होंगी, ये वाली चीज़ ये फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है। अभी देखिए ये कंडक्टिविटी बहुत तगड़ी शो कर रहा था, बिकॉज मैंने बोला दीवारें भी चढ़ने लग पड़ा, तो ये इसको आप नाम दे देते हो एक सुपर मीन्स सुपर, जैसे सुपर डुपर इंटेलिजेंट, सुपर मतलब एक इंटेलिजेंट आदमी, एक होता है सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है ना, तो वो क्या होगा सुपर इंटेलिजेंट। अभी कंडक्टिविटी दिखा रहा है बट इसने कंडक्टिविटी क्या दिखा दी, सुपर, दैट्स वाई इट इज़ सुपर कंडक्टिविटी। तो ये क्या हो जाए, सुपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ठीक है ना। ऐसे मैग्नेट जो कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि मतलब बहुत ही सुपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बन जाते हैं। मैंने बोला कि कंडक्टिविटी अगर आपकी बढ़ जाए तो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सुपर कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये कौन से मैग्नेट एक्ट करते हैं, सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स। तो जो इनमें मैग्नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही, जो जैसे MRI वाली मशीन्स होगी उधर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं ना वो बहुत ही तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। तो दैट्स वाई आपके ब्रेन ब्रून में जो इंजरीज वगैरह होती हैं उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज भाई आपको डिटेक्ट करना है। तो उधर वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको डिटेक्ट कर देते हैं, तभी तो ये कॉस्टली टेस्ट होता है, बिकॉज छोटी छोटी जो इंजरी आई होगी, कुछ कैंसर वंसर बन रहा होगा इधर दिमाग में आपके, तो वो क्या उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर इसको उस चीज़ को वो डिटेक्ट कर लेगा तो ये वाला उधर क्या यूज़ होता है, हीलियम यूज़ होता है। हीलियम इज मतलब हीलियम ही यूज़ होता है ये वाले पावरफुल मैग्नेटिक बनाने के लिए, बिकॉज भाई हीलियम की क्या है, सुपर कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी है। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई। और एक और होता है NMR इंस्ट्रूमेंट्स, NMR
इसका होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। भाई फुल फॉर्म ही याद रख लो, अभी तक कहानी तो मैंने देखा हमारा की थोड़ी बहुत कहानी बता दी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मैंने पहले ही बोला था जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है। तो अभी देखिए कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि सर ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की क्या चीज़ है। भाई अभी देखिए आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ लिया CH4 है, तो भाई ये CH4 ही कैसे है, आपको कैसे पता लगेगा। आपको दिख रहा है नेचर में, ठीक है ना, नेचर में ये मीथेन गैस है, ठीक है ना, मीथेन गैस है। तो भाई ये CH4 ही कैसे है, CH4 ही क्यों है। भाई आपको कैसे पता लगेगा ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है। तो भाई बताइए कैसे पता लगा, आपको देख के पता लग रहा है। जैसे आपने क्या करा, आप ऑक्सीजन लेते हो, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने कभी ऑक्सीजन ऐसे ली कि हाँ भाई इधर O2 मेरे नाक में जा रहा है और मेरे सांस में उधर लंग्स में चले जाएगा तो मैंने O2 ले लेनी है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है भाई बोलिए। ऐसे होती है, कभी आपने देखी है ऑक्सीजन ऐसी कुछ होती है, कभी देखी। तो भाई ऐसे थोड़ी ना, ये तो हाइपोथेटिकल हमने नाम दे दिया उसको, ये कार्बन है, ये CH है और 4 है। ये हमें कैसे पता लगती हैं चीज़ें, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, प्रॉपर्टी से हमें ये चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जब होती है और उधर हम क्या, समझो ऑक्सीजन गैस होगी, किसी ने जोड़ दी होगी, ठीक है ना, ले ली होगी, तो उसको उसको हम किस में डालते हैं, NMR में डालते हैं। और मैंने NMR क्या बोला, उधर बहुत ही खतरनाक मैग्नेट्स आपके तैयार होते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके वाले मैग्नेट होते हैं, ठीक है ना, खतरनाक मैग्नेट होते हैं। खतरनाक मैग्नेट जब वो होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, हाँ भाई ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ऐसे ऐसी चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला MRI, उधर भी खतरनाक मैग्नेट होते हैं और आपके ब्रेन व्रून में छोटी छोटी इंजरीज भी होगी तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। तो वैसी ही चीज़ है NMR की, ठीक है ना। आई थिंक ये वाली चीज़ क्लियर होगी भाई, मैं जनरल नॉलेज वाला लेक्चर है आज, ठीक है ना ज़्यादा। तो ये वाला इधर से सवाल तो आई थिंक कभी मैं मेरे को एक आधी बार कहीं दिखा होगा 1-2 नंबर का, बट ज़्यादा बार मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। बट फिर भी जनरल नॉलेज देखिए, जनरल नॉलेज इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो आपको क्या कहाँ पता था यार, ये कहाँ पे मेट्रोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वो चीज़ें यूज़ होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी हीलियम यूज़ होता है, लिक्विड हीलियम क्या क्या लो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, और MRI और उसके लिए यूज़ होता है, MRI और NMR के लिए यूज़ होता है, कहाँ पता था भाई ये, ठीक है ना। तो आई थिंक देखिए नॉलेजेबल बनना है, हमेशा ज्ञान आपको मिल रहा हो तो उसको लेते जाना है, ठीक है ना, अच्छे से ज्ञान हासिल करिए। ओके, देन क्या हो गया, देन क्या हो गया आपका, एक होता है जो सी होता है ना, सी डाइवर्स होते हैं, डाई लगाते हैं जो सी में, है ना, सी डाइवर्स होते हैं जो समंदर में छलांग लगाते हैं। उन्होंने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया होता है ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया होता है ना, रेड रेड कलर का होता है, आपने रेड रेड कलर का अपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होता है कि उसमें पता है किसका मिक्सचर यूज़ करा जाता है, उसमें क्या, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज़ करा जाता है सिलेंडर में। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में ऐसे मतलब जब उनको अगर आपको ऑक्सीजन देनी हो, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन करनी है ना, अभी देखिए रेस्पायरेशन तो ऐसे करनी है कि आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो, तो अभी देखिए उधर इतनी तो कम होगी उधर नीचे ऑक्सीजन, तो उधर क्या होता है, आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी तो आप क्या ऑक्सीजन हीलियम का मिक्सचर यूज़ करते हो, ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर का, ना कि जो आपका, ना कि जो आपका ऐसा है जैसे आपका एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये वाली चीज़ है ना, तो ये वाली चीज़ें आप यूज़ नहीं करते। नाइट्रोजन कितनी है, 78% है, ठीक है ना, ये कितनी 21%, तो ये वाली चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं करते उधर। नाइट्रोजन को क्या करते हो, उधर से निकाल देते हो। ऐसा क्यों करते हो, इसका रीज़न बेटा सिंपल है, ऑक्सीजन और हीलियम का आप मिक्सचर क्यों यूज़ करते हो। भाई इधर क्या होता है, अभी देखिए इधर आप वो चीज़ यूज़ क्यों करते हो, नाइट्रोजन आपने यूज़ क्यों नहीं करी, बिकॉज जब आप नीचे चले जाते हो ना, नीचे जब आप सी में चले गए, ये समझो सी है, ये सी में, ये डाइवर है, ये बंदा डाई मारता है सी में, ठीक है ना, ये भी से वो लगाया हुआ है, ठीक है सिलेंडर। तो इधर क्या होता है, आपने नाइट्रोजन जो गैस होती है आपको होता है समंदर के अंदर प्रेशर तो होगा ही, बिकॉज पानी इतना सारा ऊपर पड़ा हुआ है, आप नीचे चले गए तो वो पानी का प्रेशर तो आपके ऊपर लगेगा ना, तो आपको ये एक चीज़ समझ आती है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज पानी का देखिए कितना सारा प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है। जब ऑक्सीजन थे और जब आप उधर थे, समझो इधर बाहर हो इधर हो, तो आपको इधर क्या लग रहा है, आपका एटमॉस्फेयर का कितना ही प्रेशर है भाई, इतना थोड़ी ना है, बट क्या सी में बहुत ही तगड़ा प्रेशर होता है, ठीक है ना, ये चीज़ समझ आ गई। बिकॉज इतने सारे मॉलिक्यूल्स है वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, दबाने इधर से आ रहेंगे, इधर से आ रहेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। जब क्या वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है प्रेशर बढ़ जाएगा, और आपको पता है नीचे लो टेम्परेचर भी होता है, तो आपको एक चीज़ पता है, प्रेशर बढ़ गया
और टेम्परेचर भी क्या है, लो है, टेम्परेचर भी क्या है, प्रेशर बढ़ गया और लो टेम्परेचर है। और आपको पता है जब भी प्रेशर ज़्यादा होता है और लो टेम्परेचर होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है मतलब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, इधर एक दूसरे के पास आके वो रुकने लग पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उधर से क्या हो जाएगा कि जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या लिक्विड फॉर्म में आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। नाइट्रोजन जो है वो आपके लिक्विड फॉर्म में आपके ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। भाई नाइट्रोजन जो है वो आपके ब्लड में लिक्विड फॉर्म में डिज़ोल्व हो जाती है। नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपके ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, बिकॉज नीचे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर क्या है, कम है। तो भाई देखिए अभी चीज़, अभी क्या होता है जब आप वापिस आओगे ऊपर की तरफ, नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिज़ोल्व हो चुकी है, बिकॉज ऑक्सीजन तो होनी है ना, ऑक्सीजन तो आपको चाहिए भाई, ऑक्सीजन तो चाहिए होती है ना, आप उसकी फॉर्म में लेते हो। तो अभी देखिए जब आप ऊपर की तरफ आओगे, जब बाहर पहुँच के, तो यकदम प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, कम है ना, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई आपको नहीं लगता कि भाई देखिए प्रेशर जब कम हो जाएगा तो जो उधर डिज़ोल्व हुई थी ऑक्सीजन वो लिक्विड फॉर्म में थी, जब उसको अभी ये वाला प्रेशर दिखने लग पड़ा तो वो फटाफट गैस फॉर्म में आने की कोशिश करेगी, है ना। नाइट्रोजन क्या अभी लिक्विड थी ना नीचे, जब आप उधर थे समंदर में थे, ठीक है ना, समंदर में थे तब वो लिक्विड फॉर्म में थी, बट जैसे ही आप इधर पहुँच गए एटमॉस्फेयर में, तो उधर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो नाइट्रोजन गैस बबल करके आपके शरीर से बाहर की तरफ आने लग पड़ी, ठीक है ना। तो आपको बबल्स, आपके शरीर से क्या बबल्स निकल सकते हैं, ठीक है ना, बबल्स ऐसे निकलेंगे, ठीक है ना। तो आपको उस बीमारी को बोलते हैं आप बेंड्स, BENDS। उस बीमारी को जब आपके बबल्स निकल जाते हैं शरीर से, ठीक है ना, बिकॉज प्रेशर आपका कम हो गया होता है, तो उस बीमारी को आप बोलते हो बेंड्स, ठीक है ना, बेंड्स हो जाते हैं आपको, ठीक है ना, बेंड्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बेंड्स हो जाते हैं, तो बस ये वाली चीज़ है। तो दैट्स वाई आप क्या यूज़ करते हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इसकी प्रतिशत है वो चीज़ यूज़ नहीं करते। आप किसका मिक्सचर यूज़ करते हो, ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर, ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर यूज़ करते हो। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। भाई जल्दी बोलिए कि ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। भाई जल्दी से बोल दीजिए ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। भाई जल्दी से बोल दीजिए समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना, बिकॉज हमारा मकसद है कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी हमारा मकसद है, ठीक है ना, कंसेप्ट का पता लगना चाहिए स्टूडेंट को। तो देखिए उस समंदर में क्या था, प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, समंदर में क्या था, प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। समंदर में अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो अभी देखिए जब आप एटमॉस्फेयर में पहुंच जाओगे, जब आप बाहर समंदर से बाहर निकल जाओगे तो प्रेशर यकदम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो जो गैस थी वो अपनी फॉर्म में आने की कोशिश करेगी। वो जो पहले लिक्विड फॉर्म में थी ना समंदर में, तो आपके वो शरीर से वो ऑक्सीजन वो क्या होती है, गैसेस फॉर्म में फिर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आपके शरीर में बबल्स जैसे कुछ बनने लग पड़ेंगे, तो उसको आपको बोलते हो बेंड्स बोलते हो उस बीमारी का नाम। तो दैट्स वाई वी यूज़ ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर। तो ये वाली चीज़ समझ आ गई, आई थिंक ये चीज़ समझ आ ही गई होगी। जैसे अभी इसकी एग्जांपल आप फेमस एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये तो आप डेली पीते हो, है ना, अभी तो कितना इसकी डिमांड है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करी होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई कर दी होती है ना, बिकॉज आपको देखिए ऊपर से ढक्कन बंद है, प्रेशर कितना तगड़ा है, आगे लो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, लो टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी क्या होता है, तगड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हो तो क्या बबल्स जैसे नहीं बनते, जो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, कम है, तो वो क्या अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी गैसेस फॉर्म में आने की कोशिश करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में आने की कोशिश करेगी, गैस फॉर्म में आने की कोशिश करेगी, तो वो क्या उड़ने की कोशिश करेगी। तो दैट्स वाई बबल जैसे नहीं बनते उधर, जैसे आप खोलते ढक तो उधर से क्या होता है, बबल जैसे निकलने लग पड़ते हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वैसे ही आपके शरीर के साथ होता है, ठीक है ना। खुद बताइए, अभी आपके कोल्ड ड्रिंक बन गए भाई आप, ठीक है ना, खुद बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह कंपेयर कर लिए। पहले आपके क्या नाइट्रोजन डिजॉल्व हो गई थी, तो अभी जैसे ही आप बाहर आए उधर से, तो जैसे ही आपको खोला मीन्स आप समंदर के बाहर आ गए, तो आपके क्या नाइट्रोजन गैस निकलने लग पड़ी और आपके बबल जैसे बनने लग पड़े। तो भाई ये चीज़ बताइए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना भाई, बताइए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है ये, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो ये वाली चीज़ हो गई। भाई बोलिए मज़ा आया कि पढ़ने, मज़ा आ रहा है इसको सब्जेक्ट को सीखने में, मज़ा आ रहा है। जैसे जो इसके एप्लीकेशन सीखने में, देखिए एप्लीकेशन तो होती ही बहुत मज़ेदार है, बट आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट दिखाओगे तब मज़ा आएगा, ठीक है ना। बिकॉज एक
आप इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। थोड़ी जो चीज़ समझ नहीं आती, बिकॉज इतनी चीज़ मैं भी नहीं बताऊँगा, पूरी डिटेलिंग मैं भी नहीं बताऊँगा। छोटा मोटा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा अगर डिटेलिंग में चले गए तो आप गूगल देख लेना, ठीक है ना। गूगल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए एक और चीज़ होती है कि जो अस्थमा के पेशेंट है ना, अस्थमा जिसको सांस लेने की बीमारी होती है, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उसको भी ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर दिया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर दिया जाता है, बिकॉज क्या हो जाए, हीलियम क्या है, एक लेस सॉल्यूबल गैस है, लेस सॉल्यूबल है, ठीक है ना। लेस सॉल्यूबल आपके ब्लड में क्या है, ये हीलियम क्या है, लेस सॉल्यूबल है इन ब्लड। हीलियम जो है बहुत ही लेस सॉल्यूबल है इन ब्लड, और ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूबल है, और नाइट्रोजन क्या है, वो भी सॉल्यूबल है ठीक ठाक, ठीक है ना। तो दैट्स वाई आप नाइट्रोजन नहीं यूज़ करते, बिकॉज नाइट्रोजन आपके शरीर में डिजॉल्व हो जाएगी। नाइट्रोजन जब आपके शरीर में डिजॉल्व हो गई तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पाएगी। बट जब आप ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर देते हो तो वो क्या आपके शरीर में अच्छे से डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। बिकॉज हीलियम तो जैसे ऐसे डिजॉल्व होगी नहीं, वो जैसे ली थी वैसे निकल जानी है वो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन आपके शरीर में डिजॉल्व हो जाएगी। अस्थमा के पेशेंट को इसलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर नहीं दिया जाता, उसको ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली इतनी चीज़ याद रखिए, बिकॉज अभी देखिए आप कैसे ये होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज आइडिया ही देना ज़रूरी है, बिकॉज आप खुद देखिए कि लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें भी कवर कर लेंगे। आज मैंने सिर्फ यही लेक्चर रखा है, जनरल नॉलेज वाला लेक्चर है, ठीक है ना। आज मैंने पहले ही बोला था जनरल नॉलेज हासिल करना है तो आज के लेक्चर को देखिए। बिकॉज इधर से मेरे को एक दो बार ही सवाल लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक बार सवाल लिखा हुआ है शायद एक दो नंबर का। तो ये वाली चीज़ होगी। भाई बोलिए कमेंट बॉक्स में अभी तक मज़ा आया कि पढ़ने में कि नहीं आया, भाई बोलिए कमेंट बॉक्स में कि मज़ा आया हीलियम की जो यूजेज है उसको पढ़ने में। हमने क्या क्या यूजेस देखे उसके, हमने देखा कि भाई मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस, जब आपको वेदर का फोरकास्ट करना होता है तब आप उसको यूज़ करते हो। क्रायोजेनिक, अगर आपको कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर में करवानी हो तो आप हीलियम का यूज़ करते हो। और क्या होता है, मैंने एक चीज़ बताई आपको जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप यूज़ करते हो कि हीट ट्रांसफ़र एजेंट का काम करता है हीलियम, हीट ट्रांसफ़र एजेंट का काम करता है हीलियम। ओके, ये वाली चीज़ होगी, उसका मैंने रीज़न बताया था, सब कुछ बताया हुआ है, बिकॉज वो केमिकली नॉन रिएक्टिव है, तो ये वाली सारी चीज़ मैंने यूज़ करी। और मैंने बताया हीलियम कहाँ पे एक पावरफुल मैग्नेट क्रिएट करने के लिए काम आता है, कहाँ पे एमआरआई और एनएमआर इंस्ट्रूमेंट्स में। ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भाई, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये वाली चीज़ आपको बताना भूल गया भाई, इतने करोड़ों में आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एमआरआई और एनएमआर वाले करोड़ों में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो ये बड़े बड़े लैब्स में ही होते हैं, अभी इधर थोड़ा ना हमारी लोकेलिटी में ले लेंगे और इतना काम होगा ही नहीं। जैसे जो केमिस्ट्री के जो केमिस्ट जो होते हैं ना, जो बड़ी क्लासों में जब बंदे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उधर एनएमआर नहीं हो ना तो भाई आपका काम नहीं चलेगा, आप ऐसे ही मतलब फिर फालतू की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अब ये वाली चीज़ होनी है। और फिर मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर का यूज़ करते हैं कौन से, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जिनको समंदर के बहुत ही डीप जाना होता है तो उनको ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर यूज़ करना पड़ता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसलिए नहीं, बिकॉज उधर क्या है, नाइट्रोजन आपके शरीर में डिजॉल्व हो जाती है, और जब जैसे आप ऊपर आते हो तो प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब आप एटमॉस्फेयर में जाओगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जब डिक्रीज़ कर जाएगा तो आपको पता है वो आपके शरीर से कोल्ड ड्रिंक की तरह निकलने लग पड़ेगी गैस, और आपको बबल्स जैसे बनने लग पड़ेंगे, उसको उस बीमारी को आप बोलते हो बेंट्स। और अस्थमा के पेशेंट को भी ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ लेस सॉल्यूबल, बिकॉज हीलियम इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर, सॉरी ब्लड, लेस सॉल्यूबल इन ब्लड। तो बोलिए भाई इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी हम देख लिया अगली प्रॉपर्टी, आर्गोन को। आर्गोन की क्या भाई उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं भाई आर्गोन को, भाई बोल सकता है कोई आर्गोन को हम, सॉरी पहले नियॉन की कहानी, हीलियम नियॉन होता है पहले, ठीक है ना। हीलियम नियॉन, नियॉन की क्या कहानी है भाई, भाई नियॉन की क्या कहानी है। देखिए आपको चीज़ पहले बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, वही कुछ पता है इसके बारे में, कुछ पता है इसके बारे में कि नहीं पता है, भाई जल्दी से बोल दीजिए। हीलियम नियॉन, देखिए भाई मैंने बोला कि मैं आपको कोरिलेट करवाऊंगा तभी सब्जेक्ट से प्रेम होता है, मेरे को तो तभी होता है, बट आपका क्या पता है, आपका अलग अलग टेस्ट हो सकता है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग टेस्ट होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, ठीक है ना। किसी का मकसद होता है सिर्फ चीज़ को रटना, किसी का मकसद होता है चीज़ को सीखना, किसी का मकसद होता है बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हासिल करना, ठीक है ना। आपको कुछ मीडियोकर रहना है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रटना भी पड़ता है और थोड़ा बहुत सीखना भी है, ठीक है ना। और जितना आपको टीचर बोले कम से कम उतना तो करना ही है, ठीक है ना। और उससे एक्स्ट्रा जितना हो सके, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है ना, उनसे जितना टीचर ने बताया होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, तभी उसके ज़्यादा नंबर आते हैं। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए नियॉन हो गया। नियॉन क्या हो गया, नियॉन आपका फ्लोरिसेंट लैम्प्स होते हैं, FLUORESCENT, फ्लोरिसेंट लैम्प्स और डिस्चार्ज ट्यूब्स। भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, इनके बारे में कुछ पता है आपको, फ्लोरिसेंट लैम्प्स कौन से होते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब्स कौन सी होती हैं।
भाई बोलिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। देखिए आपको पता है ये सारा का सारा आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है ना, पहले आपको पूछता है भारत ठीक है ना, पूछता है भारत भाई आपको, ठीक है ना। आपको भारत पूछ रहा है कि भाई बताइए मेरे को कि फ्लोरेसेंट लैंप्स और डिस्चार्ज ट्यूब्स के बारे में आपको पता है। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि डिस्चार्ज ट्यूब्स और फ्लोरेसेंट लैंप्स के बारे में आपको पता है कि भाई कौन सी चीज़ें होती हैं। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि इसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, फ्लोरेसेंट लैंप्स और डिस्चार्ज ट्यूब्स के बारे में पूछ रहा है भाई आपको भारत पूछ रहा है। जल्दी से बोल दीजिए भाई, जल्दी से पूछ लीजिए, जल्दी से बता दीजिए मेरे को कि आपको भारत पूछ रहा है कि फ्लोरेसेंट लैंप और डिस्चार्ज ट्यूब्स के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। भाई जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए फ्लोरेसेंट लैंप्स। चलो आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैंप्स पता क्या होते हैं, जो आपकी वो नहीं आप पहले यूज़ करते हैं, आजकल तो एलईडी बल्ब यूज़ करते हो, ठीक है ना, एलईडी बल्ब यूज़ करते हो। तो पहले वो यूज़ नहीं करते, ट्यूब लाइट होती थी, ट्यूब लाइट ऐसे ऐसे होती थी, ऐसे डली की तो पता नहीं है ही नहीं, ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे ट्यूब लाइट यूज़ होती थी ना, ये ऐसी ऐसी। तो भाई यही होता है फ्लोरेसेंट लैंप्स। तो फ्लोरेसेंट लैंप होता है ये वाला चीज़, फ्लोरेसेंट लैंप। और डिस्चार्ज ट्यूब आप वो होती है कि मतलब कोई भी ऐसे, ये भी ट्यूब ही है, डिस्चार्ज ट्यूब ही है। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी ट्यूब जिससे डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मतलब चार्ज का निकल जाता है, चार्ज निकलता है जिसमें, ऐसी ट्यूब। ट्यूब है ना, देखो ये भी थी ना, कौन सी ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, ट्यूब लाइट होती थी, ट्यूब लाइट, तभी हम बोलते हैं ना ट्यूब लाइट। तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्या ट्यूब है। और डिस्चार्ज मतलब इधर से क्या इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, मतलब चार्ज इधर से डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मीन्स चार्ज इधर से निकलता है। चार्ज अगर इधर से जाएगा तो मतलब इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रिसिटी आपकी मूव कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी मूव कर रही है, बिकॉज चार्ज का मूव करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन तो बहुत हैवी होता है, वो इतना मूव नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये क्या ट्यूब हो गई, तो इधर क्या इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, चार्ज निकल रहा है, तो चार्ज निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी निकल रही है। तो भाई देखिए अभी क्या सीन है, तो भाई देखिए ये चीज़ अगर आपको समझ आएगी, ये क्या फ्लोरेसेंट लैम्प क्या होता है आपकी, फ्लोरेसेंट लैम्प क्या होता है आपकी ट्यूबलाइट होती है। भाई इतनी चीज़ समझ लीजिए, इतनी चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई, इतनी चीज़। तो अभी देखिए अभी आप बोलोगे हीलियम की क्या कहानी, सॉरी नियॉन की क्या कहानी है। नियॉन इधर यूज़ होता है, ओके, नियॉन इधर यूज़ होता है। तो इधर क्या होता है, नियॉन इधर कैसे यूज़ होता है भाई, वो देखिए नियॉन इधर कैसे यूज़ होता है। ये देखिए ट्यूबलाइट होती है ना, जैसे आपने अभी जब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी ना आपने 11वीं क्लास में, तो उधर आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, है ना, ऐसे भाई बोलिए। ये देखिए ये ली थी ना, ऐसी ट्यूब थी, है ना, ये ट्यूब थी ना। इधर क्या था, कैथोड था, मतलब नेगेटिव चार्ज था, और इधर क्या था, एनोड था, है ना, और ऐसा था, ये आपका इधर था, है ना, ऐसा ऐसा था, है ना, ऐसी ऐसी ट्यूब थी ना। ये ट्यूब थी आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। और आपका टीवी क्यों जलता है, टीवी का क्या प्रोसेस है, वो इधर से ही पता लगता है, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब होती है। तो देखिए इधर से आपने वोल्टेज लगा दी, है ना, वोल्टेज लगा दी ना इधर से, तो इधर से क्या हो गया, ये इधर नेगेटिव चार्ज है, एक आपने रॉड लगा दी जिसपे क्या वो नेगेटिव चार्ज हो गए, ये एक क्या लगा दी, एक और रॉड लगा दी, दो रॉड्स लगा दी मेटल्स की, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इधर जहाँ से नेगेटिव होता है उधर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है। इधर आपने कुछ गैस भरी होती है, ठीक है ना, कोई नोबल गैस वगैरह कुछ भरी होती है, ठीक है ना, इनर्ट गैस वगैरह कुछ भरी होती है। तो इधर से क्या होता है, वो जब उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, जब इतनी तगड़ी आपने वोल्टेज लगा दी, ठीक है ना, और इधर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, गैस थोड़ी कम लेनी है, तो लो प्रेशर होगा, ठीक है ना, और हाई वोल्टेज आपने जब लगा देते हो, तो उधर से क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं इसके साथ, गैसेस गूसेस के साथ, तो वो गैसेस क्या करते हैं, एक्साइट कर जाती हैं। ये आई थिंक आपको चीज़ पता अभी लगेगी नहीं, बिकॉज आपने ये उधर पढ़ा हुआ है, बट आपने आई थिंक भुला दिया होगा, ठीक है ना, बुला। तो वो क्या करते हैं, एक्साइट करती हैं, तो जैसे कुछ ऐसे डिस्चार्ज इधर भी फिर वो वापस आती हैं, तो इधर से कुछ लाइट वगैरह निकलती है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में चले गया, समझो इधर मैंने ले लिया नियॉन ले लिया, ठीक है ना, नियॉन ले लिया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट मीन्स जब आपको उसको एनर्जी इधर से मिली, हाई वोल्टेज मिली, तो वो क्या एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो उधर से फिर वो एक्साइटेड स्टेट में अपने घर में, मतलब पहले 4th क्लास में था, अभी वो चला गया 6th क्लास में, बस 6th क्लास में उसको कुछ पता नहीं लगा, तो भी वो वापस अपने घर में आ गया, 4th क्लास में आ गया। तो वो क्या हो गया, जब वो वापस आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज़ कर देता है, एनर्जी रिलीज़ कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, उसकी वजह से लाइट आपकी बनना स्टार्ट हो जाती है, लाइट। तो इधर आप फॉस्फोरस की स्क्रीन लगाते थे,
फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाते थे और फॉस्फोरस की स्क्रीन लगाते थे। फॉस्फोरस क्या रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जब लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो आपका इधर ये समझो ये पूरी ट्यूब होगी ना, तो ये ग्लो करने लग पड़ती है। इधर से ये वाली होगी, इधर आपके रेड कलर की स्क्रीन लगाई होगी, रेड कलर की स्क्रीन मतलब रेड कलर की आपने कोटिंग की होगी फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस रेड कलर का होता है, मैंने आपको चीज़ बताई वाइट फ्यूम्स होते हैं, ठीक है ना। तो रेड कलर की इधर सॉरी वाइट कलर की इधर कोटिंग होगी, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़नी है तो इसने क्या ग्लो करते जाना है, तभी आपको ट्यूबलाइट क्या होता है, ट्यूबलाइट का ऐसे कलर आपको दिखेगा, कलर आपको दिखेगा। व्हाइट कलर की दिखती है ना, तो आप उसको तोड़ के देखना, तो इधर कुछ फॉस्फोरस की कोटिंग करी होती है उधर, ठीक है ना। ट्यूब लाइट के अंदर क्या होती है, फॉस्फोरस की कोटिंग करी होती है। ये सारा प्रोसेस जब उधर होता है, ये सारा प्रोसेस जब उधर होते हैं, जैसे हाई वोल्टेज दिया होता है आपने, तो जो नोबल गैसेस क्या होती है एक्साइटेड स्टेट में चली जाती हैं, जो एक्साइटेड स्टेट से फिर क्या होती है जब वापस आती हैं वो, ठीक है ना। एक्साइटेड से मतलब दूसरे घर में चली गई फिर, बट उधर वो 6th क्लास में चली गई, ठीक है ना, नोबल गैस, तो उधर इतनी स्टेबल नहीं होती है, तो वो क्या उसको फिर वापस आना पड़ता है, तो वापस आके वो कुछ एनर्जी रिलीज़ कर देती है, जो एनर्जी रिलीज़ कर देती है वो इधर इधर पड़ती है, तो उसकी वजह से आपकी वो ट्यूबलाइट ग्लो वगैरह करने लग पड़ती है। टीवी का ही सिमिलर प्रोसेस होता है, टीवी का भी सिमिलर प्रोसेस सही होता है, ठीक है ना। उधर भी डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, उधर भी सिमिलर ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो ये जो आप ये आपने ट्यूब ली थी ना अभी डिस्चार्ज ट्यूब, इसके बीच में जो गैसेस डालते हो ना वो नोबल गैसेस होती है, तो आप डालते हो नियॉन ना इधर डालते हो, ताकि आपको इधर कलर दिख जाए। जैसे आपका क्या होगा, ये ट्यूब लाइट होती ये समझ लो, ये ट्यूब है ना, इधर फॉस्फोरस की कोटिंग कर ली, ठीक है ना, फॉस्फोरस की कोटिंग कर ली, फॉस्फोरस की कोटिंग कर ली। फॉस्फोरस क्या होता है, वाइट कलर का होता है, ये साइड साइड में क्या वाइट कलर का, ठीक है ना। इधर आपने डाल दी नियॉन गैस, नियॉन गैस डाल दी अंदर से, तो इधर से देखिए समझो इधर स्विच है, ये आपने ऑन करा, इधर से इधर करंट गई, तो इधर से क्या इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। इधर कैथोड होगा ना, कैथोड होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, वो उसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे गैस के ऊपर, तो गैस क्या चली जाएगी, समझो ये होता है ना उसके शेल्स हैं, इस स्टेट से इधर चली जाएगी, तो ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर वाली स्टेट में चले जाएगी, समझो इधर होता है ना, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन पहले इधर था, अभी वो चला गया इधर चला गया, अभी इधर चले गए, बाहर वाला घर है, तो अभी इसको क्या करना है, वापस आना पड़ेगा। वापस आता है तो एनर्जी इधर से कुछ निकल जाती है, एनर्जी जो निकल गई वो इस फॉस्फोरस की स्क्रीन पे पड़ेगी, फॉस्फोरस की स्क्रीन पे चलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, ग्लो करने लग पड़ेगी। तो वो ये वाली कहानी है। तो ये वाली चीज़ इसलिए आपकी ट्यूबलाइट क्या करती है, ग्लो करती है। तो इधर क्या गैसेस आपकी क्या होती हैं, गैसेस इधर पड़ी होती हैं, वो क्या होती है एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं, तो इसलिए आपका वो स्क्रीन वो क्या होता है, आपका कलर ये वाला गैसेस पड़ी होती हैं, तो दैट्स वाई आपकी ट्यूबलाइट क्या करती है, वाइट कलर से ग्लो करती है, ठीक है ना। अगर आपने फॉस्फोरस की स्क्रीन नहीं लगाई हो तो भाई आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको लाइट ये दूसरी लाइट होती है तो ये वाली आपको नहीं दिखती है, ठीक है ना। तो ये वाली कलरलेस लाइट होती है, यूवी रेडिएशन होती है, तो वो आपको दिखती नहीं है, तो वो आपको तभी दिखेगी अगर आप क्या करोगे, उधर फॉस्फोरस की स्क्रीन लगाओगे। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई, थोड़ी बहुत आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, क्यों ये होता है थोड़ा बहुत प्रोसेस। बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉन वो वाला जो आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी उसका थोड़ा बहुत अगर ज्ञान हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ सकती है, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये क्या होता है कि अभी जो आपके वो होते हैं ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट मशहूरी के लिए, ऐड देने के लिए, जैसे वो लाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना। लाइट्स नहीं होती जैसे जैसे आपके जब आप बाज़ार में जाते हो तो उधर ग्लो कर रही होती है, एलईडी लाइट वगैरह कुछ ग्लो कर रही होती है ना, लाइट्स वगैरह ग्लो कर रही होती है ना, ग्लो कर रही होती है ना, जैसे लाइट्स वगैरह, जैसे ये दुकान है, इधर कुछ ऊपर ये स्क्रीन जैसी होती है, उसके बीच में भी ये नोबल गैसेस डाली होती हैं भाई, नोबल गैसेस डाली होती हैं, नोबल गैसेस डाली होती हैं, तो वो क्या होती है अच्छे से ग्लो करने लग पड़ती है। अगर आपकी धुंध धुंध भी हो, आगे पीछे जो मर्जी हो, तब भी वो दिख जाती हैं, ठीक है ना, बिकॉज वो ठीक ठाक ग्लो करती हैं, ठीक है ना। ऑरेंज रेड कलर से, रेड कलर वगैरह से उधर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मतलब ये वाला जो है आपका एलईडी स्क्रीन है, कोई रेड रूड कलर होगा, दूर से आप आ रहे होंगे गाड़ी उड़ी पे, तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी, हाँ भाई इधर दुकान है। जैसे आप कहीं बाहर सिटी में कहीं में दिल्ली वगैरह में या फिर कहीं जम्मू वगैरह में, उधर देखना स्क्रीनें जो होती हैं, जो आगे पीछे जो स्क्रीनें जो होती हैं कि उधर जो मतलब एलईडी स्क्रीन ऐसे ग्लो कर रही होती है, वो क्यों होती है, बिकॉज उनके जो है ना एलईडी, तो उनमें भी ट्यूब्स होती हैं, उनमें ट्यूब्स में क्या होता है नोबल गैसेस वगैरह डाली होती हैं, तो वही पूरा सिमिलर प्रोसेस वैसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो उनके अलग अलग कलर से वो ग्लो करती है। जैसे आपको डिफरेंट मिक्सचर लेते हो आप, ठीक है ना, उस डिस्चार्ज ट्यूब में आप डिफरेंट नोबल गैसेस का मिक्सचर लेते हो, ठीक है ना, तो फिर आपका ग्लो करने लग पड़ते हैं, अलग अलग कलर होता है, ठीक है ना। कलर जिस तरीके से आपने कोटिंग करी होगी उस हिसाब से आपका कलर हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। आई थिंक ये वाली भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ भाई, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। आपके क्या होते हैं, एक जैसे आपका क्या होता है ग्रीन हाउस होता है, जैसे आप जाओगे किसी
इधर तो शायद मैं खुद नहीं किया हूँ, बट ऐसे मैंने सुना हुआ ऐसा होता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस होता है मतलब जैसे वो आपका ना बाग होता है, बाग होता है ना, उधर जैसे ये करा होता है, ठीक है ना, ये होता है, और इधर अंदर प्लांट्स ग्रो करवाते हैं हम, ठीक है ना, अंदर प्लांट्स ग्रो करवाते हैं, इधर ऊपर से कुछ वाइट सी चादर सी वो लगा दी होती है, ठीक है ना, वाइट चादर सी लगा दी होती है ऊपर से, उधर से क्या कुछ बल्ब वगैरह कुछ लगाए होते हैं, उनमें भी क्या यूज़ होता है, ये वाली सारी नियॉन वगैरह यूज़ होता है, ठीक है ना, उनमें उन बल्ब्स में भी नियॉन गैसेस यूज़ होती हैं। और आपके एक बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, एक ग्रीन हाउस होते हैं, ये वाले ग्रीन हाउस हो गए, तो इधर भी वो लाइट होती हैं ताकि इधर से क्या अच्छे से क्लोरोफिल बन सके। क्लोरोफिल के लिए क्या है, क्लोरोफिल बनने के लिए आपको लाइट की प्रेजेंस होती है, जब आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा ना, क्लोरोफिल होती है, फिर क्या सनलाइट पड़ती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको क्या ये लाइट इधर से मिलेगी, तो आपको क्या हो जाएगी सनलाइट इधर से, सॉरी सनलाइट इतनी अच्छे से अगर नहीं पहुंच पा रही होगी तो इधर से इनसे भी थोड़ी बहुत लाइट मिल सकती है, और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है। और आपके बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स में भी ये लाइट्स यूज़ होती हैं, ओके। बोटानिकल गार्डन्स हो गए, जैसे आपका बॉटनी पढ़ रहे हो ना, बॉटनी पढ़ रहे हो, और जब आप थोड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपके जहाँ पे भी पढ़ोगे तो उधर क्या, जहाँ पे गार्डन्स होते हैं, गार्डन्स बनाए होते हैं, उधर प्लांट्स ग्रो करवाए होते हैं, तो उधर भी क्या होता है कि ये वाली चीज़ आपका, ये वाली लाइट्स उधर यूज़ करी होती है, ठीक है, अलग अलग कलर की, जिसमें आपका नियॉन पड़ा हुआ होता है, ओके। तो ये वाली चीज़ हो गई जिसमें आपका नियॉन पड़ा हुआ होता है, तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई, ओके। देन देखिए कि अभी आर्गॉन जो है, आर्गॉन के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा भाई, बोलिए कोई आर्गॉन के बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत कि नहीं पढ़ा हुआ है भाई। हीलियम नियॉन के बारे में मैंने बता दिया, आर्गॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है भाई, जल्दी से बोल दीजिए भाई, जल्दी से बोल दीजिए। आर्गॉन, आर्गॉन किसके काम आता है भाई, आर्गॉन किसके काम आता है, आपका इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के काम आता है भाई। देखिए नोबल गैसेज है ना, ये क्या किसके काम आता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के काम आता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर। अभी आप बोलोगे कि भाई सर इनर्ट क्या है, देखिए मैं हर एक चीज़ का मतलब बताता हूँ आपको। अभी आप मेरे को बोलोगे कि एटमॉस्फेयर का मतलब बताओ, तो भाई मैं इसका भी मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आपको क्या क्या दिखते हैं, कौन कौन सी गैसेस दिखते हैं, नाइट्रोजन दिखती है, ऑक्सीजन दिखती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। तो अगर आप मेरे को इसकी डिटेलिंग बोलोगे एटमॉस्फेयर की, तो इसकी भी डिटेलिंग करके मैं सारी लेयर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि भाई स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ट्रोपोस्फीयर क्या है भाई, ये आइनोस्फीयर क्या है, मीजोस्फीयर क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। बट ये अभी देखिए इधर पॉसिबल नहीं है, इधर यूट्यूब में इतना कुछ नहीं बता सकते, ठीक है ना। अगर जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ये इन सभी का ज्ञान मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको जितना ज्ञान लेना होगा ना तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। जो जो चीज़ें मेरे को पता होंगी, जो चीज़ नहीं पता होंगी तो उसके बारे में तो मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, और जितनी चीज़ें मेरे को पता होंगी तो उतनी चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर तो आपको पता लग गया, वो सारी गैसेज होती हैं, देखिए ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सारी की सारी गैसेज होती हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए इनर्ट, इनर्ट का क्या मतलब है, हमने पिछले वीडियो में देखा नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज होती हैं कि नॉन रिएक्टिव, ये कभी भी रिएक्शंस नहीं दिखाती हैं। तो भाई देखिए कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी जब आपको रिएक्शंस करवानी पड़ती है ना, तो आपको ऑक्सीजन वगैरह की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करवानी होती है, बिकॉज ऑक्सीजन आपको पता है ठीक ठाक आपको कार्बन मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए और थोड़ी बहुत हीट करी हो तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो आराम से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ऐसा ही भाई इधर क्या हो जाएगा, आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो और आपको ऑक्सीजन मिल जाए तो मतलब ऑक्सीजन कंबशन के काम आता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको चीज़ पता है कि ऑक्सीजन जब भी किसी चीज़ को जलाना हो तो ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा, तो ऑक्सीजन जलाना हो तो ऑक्सीजन तो ज़रूरी है। तो भाई देखिए किसी चीज़ को आप इतनी तगड़ी रिएक्शन नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि वो उसके साथ इतनी रिएक्शन नहीं करवाए, तो आप क्या करते हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करते हो। और इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए सबसे फेमस क्या है, आर्गॉन, आर्गॉन का यूज़ करते हो आप, ताकि जो आप ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर लो ना, जैसे समझो ये कंटेनर है, इधर मेरे को रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना, इधर रिएक्शन करवानी है कोई भी, तो इधर मैं इसके आगे पीछे एक ऐसा एटमॉस्फेयर इसका तैयार कर दूंगा जिसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं हो, उसमें क्या हो, आर्गॉन हो, आर्गॉन हो। आर्गॉन क्या है, इनर्ट गैस है, वो इसके साथ जैसे हमने वो समझो इधर कार्बन लिया होगा ना, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर कुछ आर्गॉन वगैरह होगी, तो इसके साथ वो रिएक्शन नहीं दिखाएगी, उसके साथ वो रिएक्शन नहीं दिखाएगी, तो आपका इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करने के काम आ गया, ओके। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए कि पता लगा कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों तैयार करना पड़ता है। तो अभी देखिए इधर ये यूज़ कहाँ पे आता है, ठीक है ना, जब आप लोग क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग करते हो तो उनको देखना भाई, जो वेल्डिंग होगा ना उधर क्या करते हैं, जैसे इधर चिंगारी ऐसे इधर पड़ रही होती है, इधर चिंगारी ऐसी पड़ रही होती है, तो उधर देखिए
एटमॉस्फेयर आपको कुछ उसका ऐसा क्रिएट करवाना है ना ताकि उधर और आग नहीं लग जाए। जैसे अगर आप थोड़ी चिंगारी से ठीक ठाक आग लग जाएगी तो उधर उसके आगे पीछे एक इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। वो भी मेरे को पूरा प्रोसेस पता नहीं है कि कैसे होता है, बट आप लोग अच्छे से अगर समझना होगा तो आप देख लेना कि पूरा डिटेलिंग में। अभी देखिए आधे बंदे हैं वो सिर्फ वेल्डिंग पे ही पूरा कोर्स करते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी वेल्डिंग पे ही हो जाएगी, और हमें देखिए कितना सारा ज्ञान हासिल करना है। तो हम थोड़ी ना इसकी डिटेलिंग में जा सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप वेल्डिंग करते हो, सिर्फ मैं आपको केमिस्ट्री की वो लॉजिक बता सकता हूँ, केमिस्ट्री का लॉजिक ना। वेल्डिंग जब आपको करते हो तो देखिए आग वगैरह जैसे बन रही होती है, तो अगर उसको और ऑक्सीजन वगैरह जैसे मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा भाई, इधर पूरी आग नहीं लग जाएगी, आग नहीं लग जाएगी, आग नहीं लग जाएगी, हर एक जगह पे क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। तो आप क्या करते हो, कुछ एटमॉस्फेयर कुछ उसका ऐसा दे देते हो कि आर्गोन का एटमॉस्फेयर दे देते हो, आर्गोन का एटमॉस्फेयर आप दे देते हो ताकि वो इतनी आग नहीं लग सकती, उधर तक ही वो क्या रहे, लिमिट रहे, और आप अच्छे से वेल्डिंग कर पाओ। अगर देखिए अगर ज़्यादा आग पकड़ ले तो खुद बताइए भाई क्या हो जाएगी, वेल्डिंग आप इतनी आसानी से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि मैं भाई कि इधर ये कैसे होता है, वो पूरा पूरा जो आपका पूरा प्रैक्टिकली जो प्रोसेस होता है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज से उससे क्या हो सकता है। आपको तो ऑक्सीजन कंबशन करवाने के काम आता है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा और उसकी जगह पे क्या होगा, आर्गोन होगा, तो वो क्या हो गया, आपका इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। और क्या हो गया, और लैब में जब आप लैब में जाते हो, ये तो हो गया ना जब आप वो कर रहे हो कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लैब में जब आप जाते हो तो क्या हो जाता है, लैब में जब आप जाते हो तो उधर क्या हो जाता है, तो उधर आपको कुछ ऐसे मतलब आर्गोन किसको हैंडल करवाने के काम आता है, मतलब आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी पकड़ने के काम आता है जो ईयर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, पकड़ने के काम आता है जो ईयर सेंसिटिव होते हैं, जो ईयर सेंसिटिव होते हैं। ईयर सेंसिटिव मीन्स ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शंस कुछ दिखा देंगे। अगर मैं कुछ ऐसा कोई लैब में कुछ ऐसा कोई केमिकल है जो कि ईयर के साथ फटाफट रिएक्शन कर देता है, तो उसको मैं किसके साथ लूँगा, उसको मैं आर्गोन के साथ लूँगा, आर्गोन के साथ पकड़ूंगा ताकि वो ईयर के साथ इतनी रिएक्शन नहीं करवा सके, बिकॉज उसको वो आगे पीछे किससे गिरा होगा, आर्गोन से गिरा होगा। तो आर्गोन से अगर गिरा होगा तो वो उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर दे देगा और वो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन नहीं करवाने देगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो भाई ये वाली चीज़ आर्गोन इनर्ट मेन इसकी यही है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर करवाने का काम आता है। और कभी कभी इसको हम बल्ब्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्लोरिसेंट ट्यूब्स मैंने बोल दिया आपको, फ्लोरिसेंट ट्यूब्स क्या होती हैं, जैसे ट्यूब लाइट वगैरह जो आपकी वाइट वाइट कलर की जो होती थी, ठीक है ना, जो पहले हम यूज़ करते हैं, आजकल तो एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए एक इनकैंसकेंट, मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे को अच्छे से नहीं आती है, इन कैंसकेंट, पता नहीं यही बोलते होंगे शायद, इनकैंसकेंट लैम्प, वही जो आपको बल्ब नहीं होता है भाई, इलेक्ट्रिकल बल्ब, येलो येलो जो आप बहुत पहले यूज़ करते थे, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा बिल देता था, ठीक है ना, येलो येलो कलर से ग्लो करता था, तो वही चीज़ है। उधर हम आर्गोन वगैरह यूज़ कर सकते थे, उसमें जो अंदर होता है ना, ये इधर स्पेस होती है ना, ये इधर स्पेस होती है, जैसे इधर इधर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, ये इधर स्पेस जो होती है ना, इधर क्या हम आर्गोन वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है ना, आर्गोन वगैरह यूज़ उधर करते थे, ठीक है ना। तो क्यों यूज़ करते थे, बिकॉज अभी देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई, सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई, देखिए सिंपल सी कहानी है। अभी देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए ये बल्ब होगा, ये आपका बल्ब है, मेरे से अच्छा डलेगा नहीं भाई, देखिए ये कैसा डाले मैंने, हार्ट जैसा डाल दिया, हार्ट, तो ये वाला ये बल्ब है, इधर से आपने वोल्टेज दी, ठीक है, इधर से वोल्टेज दी, ये फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना, तो ये क्या करने वो करने लग पड़ा ना, जलने लग पड़ा। इधर क्या ऑक्सीजन, अगर इधर ऑक्सीजन होती तो क्या होता भाई, इधर आग नहीं लग जाती, बिकॉज भाई इसको आग दिख रही है इधर, तो ऑक्सीजन अगर दिख जाए तो प्रेम नहीं करेगा भाई ऑक्सीजन के साथ, भाई इसको फटाफट क्या हो जाएगा, इधर आग लग जाएगी और आपको बल्ब क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा और ये एक्सप्लोजिव बन जाएगा और आपका धमाका हो जाएगा, फट जाएगा ये चीज़। बट आप क्या करते हो, ऑक्सीजन थोड़ी ना लेते हो इधर भाई, एटमॉस्फेयर किसका लेते हो, आर्गोन वगैरह का, आर्गोन वगैरह का एटमॉस्फेयर इधर लेते हो, ताकि क्या हो जाए, रिएक्शन ना हो पाए, इस फिलामेंट की रिएक्शन इसके साथ नहीं हो पाए, ठीक है ना। और इधर ऑक्सीजन होती तो रिएक्शन हो जाती, आग लग जाती, बट इधर क्या आर्गोन है, आर्गोन के साथ भाई इनर्ट गैस है, तो इसके साथ क्या रिएक्शन करवानी है भाई, इसके साथ रिएक्शन हो ही नहीं सकती, तो खुद बताइए। तो दैट्स वाई वही जो ये फिलामेंट है उधर आप आर्गोन वगैरह यूज़ करते हो भाई, ये चीज़ हो गई, ताकि आपका फिलामेंट इतना अच्छी तरीके से डैमेज ना हो जाए, नहीं तो आग लग जाएगी भाई, इसको आग पकड़ लेगा तब तो आपको पता है क्या हो जाएगा, तब तो आपके क्या हो जाएगा भाई, आग लग जाएगी और कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ समझ सकते हो आप। तो भाई देखिए अभी क्या है, जो अभी कौन से हीलियम नियॉन आर्गन हो गया, इनके यही यूज हैं, हीलियम नियॉन
आर्गॉन, और क्रिप्टॉन और जिनॉन। क्रिप्टॉन और जिनॉन भी क्या होते हैं, ये भी आप इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में यूज़ कर सकते हो। वही येलो कलर वाले जो बल्ब्स होते हैं उधर इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। कौन सा, क्रिप्टॉन और जिनॉन। क्रिप्टॉन और जिनॉन उधर भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या हो गया, क्रिप्टॉन और जिनॉन अगर उधर यूज़ कर सकते हो, बट ये क्या होते हैं, थोड़े रियर हैं, ये इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, ये रियर हैं और कॉस्टली होते हैं। दैट्स वाई इसको हम डालते तो बहुत सारे बल्ब्स में हैं, बट इधर इतना प्रेफर नहीं करते, करते भी हैं बट मैक्सिमम बल्ब्स में यही इसकी कंपोजिशन होगी। बट ये क्या थोड़े रियर हैं और क्या थोड़े कॉस्टली हैं, तो दैट्स वाई वी कॉन्ट यूज़ दिस। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई, इसलिए हम इसको इतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और क्रिप्टॉन और जिनॉन का मिक्सचर एक फोटोग्राफी वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। फोटोग्राफी जब होगा ना, उधर भी देख लेना थोड़ा बहुत इसकी, अगर देखिए वो हाई स्पीड अगर आपको फोटोग्राफी करवानी हो तो इधर ये यूज़ होता है। इसका मेरे को अच्छे से लॉजिक इसका पता नहीं है, बट मैंने इसका पढ़ा भी नहीं, बिकॉज यार जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। बल्ब्स वगैरह में जो इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करवाने के काम आता है, तो फोटोग्राफी में अगर आपको बोले डिटेलिंग चाहिए होगी तो मैं इसका भी डिटेलिंग अगर समझ के आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो बट इतनी इधर ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो हाई स्पीड अगर फोटोग्राफी आपको करवानी हो तो इधर ये चीज़ यूज़ हो सकती है। देन देखिए आपका लास्ट जो है रेडॉन। रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है, तो अगर आपको क्या रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च करनी हो, जैसे रिसर्च करते हैं ना, जैसे रेडॉन रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च करनी है, रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर आपको रिसर्च करनी होगी। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च करनी हो, रिसर्च का मतलब क्या होता है भाई, कोई लैब लूब में काम करना हो या ये सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर काम करना हो, तो आप रेडॉन वगैरह के ऊपर काम करके आपको अपना काम चला सकते हो, ठीक है ना। तो अभी एक तो चीज़ हो गया, जैसे आपका कैंसर जैसे आप बोल रहे हो ना, कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी यूज़ करते हो, रेडियोथेरेपी यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो आप उधर रेडॉन वगैरह यूज़ करते हो। जैसे जिस बंदे को कैंसर हो जाता है ना, तो फर्स्ट सेकंड स्टेज में उसका पता लग जाता है, उसको रेडियोथेरेपी वगैरह दी जाती है, रेडियोथेरेपी। तो उधर बस यही चीज़ रेडियो एक्टिव चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, जैसे रेडॉन वगैरह, ठीक है ना। ये बस ये वाली चीज़ इतनी समझ लीजिए, ठीक है ना। रेडॉन की रेडियो एक्टिव रिसर्च के लिए काम आता है, और जिस बंदे को कैंसर वगैरह हो जाते हैं तो उसको रेडियोथेरेपी वगैरह देने के काम आता है। तो भाई इतना ही रखिए आज के लिए, तो हम बाकी चीज़ हम कल देखेंगे। ये तो आज भाई इसको अगर आप जिस बंदे ने नहीं भी किया होगा ना, तो भाई कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन के लिए लेक्चर था, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता लग जाए कि हमें जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका यूज़ भी होता है भाई, ऐसे नहीं है कुछ भी हम पीरियोडिक टेबल को ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, भाई हर एक चीज़ का यूज़ है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैंने लेक्चर बना दिया। ओके, थैंक यू।